जिसको सरकार कह रही है कि हम गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, हमारे यहाँ कौन आता है? वो सब्जी बेचने वाले व्यक्ति का बच्चा आता है, वो ठेले वाले का बच्चा आता है, वो खोमचे वाले का बच्चा आता है, गुपचुप बेचने वाले का आता है, मजदूर का आता है, किसान का आता है, दिहाड़ी मजदूर का आता है, प्रवासी मजदूर का आता है। और जो सरकार कह रही है कि हम अवैध हैं, जरा हम उनसे पूछना चाहते हैं, कहीं आपका यूडैस प्रक्रिया अवैध तो नहीं है? काम सरकार का था वो हम लोग कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले लोग कर रहे हैं, तो सरकार को उल्टा हमें सब्सिडी देनी चाहिए थी, सहूलियत देनी चाहिए थी। सरकार को कहना चाहिए था कि जहां आपको परेशानी है, हम उस परेशानी को दूर करने के लिए इस तरह का पहलकदमी कर रहे हैं, योजना ला रहे हैं। जोहार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के बीच। और हमारे साथ स्क्रीन में जिस शख्स को आप लोग देख रहे हैं, जेल कैंप के नेता महासचिव के रूप में आप इनको देखते होंगे, दिनेश साहू जी को। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव जी हैं और जीसा के केंद्रीय उपाध्यक्ष। आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। एक मामला चल रहा है राज्य में, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा सचिव के द्वारा कुछ लेटर जारी हुआ है, क्या समस्या है, इन तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत। जोहार। हाँ, आपको भी जोहार और आभार, आपके व्यूअर्स को हमारी ओर से अभिनंदन। कि केंद्रीय शिक्षा सचिव की ओर से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें झारखंड के लगभग 58-59 के करीब प्राइवेट स्कूल्स को नियम गाइडलाइन को लेकर के कि उसे बंद कर दिया जाएगा। खुद एक प्राइवेट स्कूल चलाते भी हैं, तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो पूरा मामला है वो मामला ये है कि केंद्रीय शिक्षा सचिव उन्होंने झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को लिखा है कि जो नॉन एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके एफिलिएशन को लेकर के एक पत्राचार किया है। उसमें उन्होंने यह इंगित किया है कि झारखंड में 5800 कुछ स्कूल हैं, तकरीबन 5900 के आसपास हैं, जो यूडाइस लेकर के और स्कूल संचालित कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो उसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि आरटी 2019 का जो नया संशोधित अधिनियम आया है उसके तहत मान्यता को लेकर के इन्होंने एक चिट्ठी दिया है और उसमें उन्होंने मार्च तक मान्यता ले लेने की बाध्यता जाहिर की है, जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यह पीड़ादायक सोच है। और हम लोग कहीं से भी इस जो उनकी जो मंशा है हमको लगता है वह सकारात्मक नहीं है, सहयोग के दृष्टिकोण से नहीं है। तो हमको लगता है कि ये निर्णय बहुत हद तक विचारणीय होगा। और हाँ, ठीक है, सरकार इस पर आगे क्या करती है इस पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। काम सरकार का था वो हम लोग कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले लोग कर रहे हैं, तो सरकार को उल्टा हमें सब्सिडी देनी चाहिए थी, सहूलियत देनी चाहिए थी। सरकार को कहना चाहिए था कि जहां आपको परेशानी है, हम उस परेशानी को दूर करने के लिए इस तरह का पहलकदमी कर रहे हैं, योजना ला रहे हैं, आप उस योजना में हमें सहयोग करिए। हम कहाँ नहीं सहयोग करते हैं जी, अल्बेंडाजोल के टैबलेट खिलाए करते हैं, हम टीकाकरण में सहयोग करते ही हैं, बाकी किसी तरह का भी बाल गन्ना वगैरह होता है हम उसमें सहयोग देते हैं। और जो सरकार कह रही है कि हम अवैध हैं, जरा हम उनसे पूछना चाहते हैं, कहीं आपका यूडैस प्रक्रिया अवैध तो नहीं है? हमें अवैध कहने से पहले आप उस यूडैस प्रक्रिया को वैध मानते हैं या अवैध मानते हैं, उसको आप देख लीजिए। अगर आप उसको अवैध मानते हैं तो हाँ, निजी विद्यालय अवैध है, लेकिन अगर आपका यूडैस प्रक्रिया वैध है तो हम कहते हैं कि जिसको आप गैर मान्यता प्राप्त अवैध विद्यालय कह रहे हैं, हम कहते हुए विद्यालय वैध है, क्योंकि सारी जानकारी, सारी सूचना, सारा आंकड़ा आपको दे करके हम चला रहे हैं। कहीं से भी हम लुका छुपा के स्कूल नहीं चला रहे हैं। हर जानकारी आपके पोर्टल पर है, यूडैस प्लस के माध्यम से हो, ई विद्या वाहिनी के माध्यम से हो, हर दृष्टिकोण से, हर प्लेटफॉर्म पर आपने जब भी, जहाँ भी, जिस तरीके से भी हमसे सूचना मांगा है हमने दिया है। इवन हमारे शिक्षक भी डीएलएड कर चुके हैं, प्रशिक्षित हो चुके हैं, बहुत सारे बीएड शिक्षक भी है। और इस परिस्थिति में हमारे पास अगर कहीं समस्या आता है तो दो समस्या आता है, पूंजी की समस्या और ज़मीन की समस्या। पूंजी के अभाव में हम उतने बड़े बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हम जो छोटा बिल्डिंग, मान लीजिए हमारे पास 15 बाई 20 का बिल्डिंग है, आप 18 बाई 22 कहते हैं, राज्य सरकार 18 बाई 22 कहती है, सीबीएसई 20 बाई 25 कहती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए 15 बाई 18 का यही है, ज़मीन है, तो कमरा है, तो 15 बाई 18 के अनुरूप हम बच्चे बैठाते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे क्लास में 70 बच्चे बैठेंगे। आपके जो सीबीएसई के बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिसको आप 20 बाई 25 का कमरा का मान मानक रखे हैं, या फिर जो 22 बाई 18 का मान मानक रखे हैं, उसमें बच्चे भी तो उतना बैठते हैं। हमारे यहाँ बच्चे कम बैठते हैं, तो हम छोटा कमरा रखे हैं। एक आया था, इस पर हम कहना चाहेंगे, यूपी गवर्नमेंट की थी कि एक बच्चे के अनुपात में स्पेस कितना होना चाहिए, और उस स्पेस के अनुपात में आप हमको बच्चा का संख्या निर्धारित कर दीजिए, हम उतने चलाएंगे। आप हमको कहिए कि हमारे पास मान लीजिए कि 30 एकड़ ज़मीन है, 30 डिसमिल ज़मीन है, 30 डिसमिल ज़मीन है तो आप हमको 5 तक का मान्यता दीजिए। 70 डिसमिल ज़मीन है तो आप हमको 8 तक का मान्यता दीजिए। 1 एकड़ ज़मीन है तो हमको
10 तक का मान्यता दीजिए। लेकिन आप जबरन करिएगा कि नहीं आपको इतना करना होगा, 1.5 एकड़ करना होगा, 2 एकड़ करना होगा, तो संभव नहीं है। ज़मीन कोई रबड़ का टुकड़ा नहीं है कि हम फिर से कहते हैं कि उसको खींच करके लंबा नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, CNT SPT एक्ट जैसे कानून हमारे मार्ग में बाधक है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है ज़मीन का जो आकार है वह सिकुड़ रहा है। अनुपातिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो प्रति व्यक्ति जो ज़मीन का आकार है वह सिकुड़ रहा है, तो इसलिए उसको आपको भी मानक में कम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और इसके पूर्व के जो हमारे शिक्षा सचिव थे, हम लोगों ने डेलीगेशन के साथ गया था, मैं खुद उस डेलीगेशन में था, और नियमावली में परिवर्तन करने की बातचीत चल रही थी। पता नहीं किस बाध्यता से या फिर किस कारण से सरकार उसको शिथिल अवस्था में डाल दी है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन हम हेमंत सोरेन जी से, और जिस तरह से फिर से ये सुगबुगाहट चल रही है, तो क्या लग रहा है आप लोग की तैयारी कैसी रहेगी, जितने भी आप लोग प्राइवेट स्कूल्स हैं? तैयारी आखिरी विकल्प क्या रह जाता है आप लोग के पास? हमारे पास आखिरी विकल्प कुछ नहीं है। हमारे पास विकल्प बस यही है कि सरकार हमारे शिक्षकों को रोजगार का व्यवस्था करा दे, और जो बच्चे हैं, जिन अभिभावकों के बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे दे। अगर अभिभावक कहेंगे कि हाँ वो सरकार के उस व्यवस्था में जाना चाहते थे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर अभिभावक संतुष्ट होते तो फिर वहाँ भेजते ही। आज अगर हमारे यहाँ भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार की उस व्यवस्था से अभिभावक संतुष्ट नहीं है। हमारे यहाँ कौन आता है जिसको सरकार कह रही है कि हम गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है? हमारे यहाँ कौन आता है? वो सब्जी बेचने वाले व्यक्ति का बच्चा आता है, वो ठेले वाले का बच्चा आता है, वो खोमचे वाले का बच्चा आता है, गुपचुप बेचने वाले का आता है, मजदूर का आता है, किसान का आता है, दिहाड़ी मजदूर का आता है, प्रवासी मजदूर का आता है। हमारे यहाँ कोई करोड़पति और लाखपति लोगों का बच्चा नहीं आता है, जो बड़े धनाढ़े लोग हैं। उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जहाँ फीस 5,000 7,000, एडमिशन फीस 1 लाख 1.5 लाख है। वहाँ जब नहीं दे पाते हैं तो सरकारी स्कूल में भी व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तब आप लोग के पास जाते हैं? बिल्कुल, वहाँ जब वो देने में सक्षम नहीं है और सरकारी स्कूल से संतुष्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो हमारी तरफ निगाह दौड़ाते हैं, और उनकी उम्मीद हम ही पूरा कर पाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, अगर मान लेते हैं कि लास्ट में सरकार ये कहती है कि नहीं, इन लोगों को बंद कर दिया जाए, तो फिर आप लोग आंदोलन करेंगे? क्या करेंगे आंदोलन? हम क्या करेंगे? पहले तो पेरेंट्स करेंगे, बच्चे करेंगे। हमारे लिए तो रोजगार की बात है, उनके लिए तो भविष्य की बात है। पहले सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित कर ले, हमें रोजगार दे दे, हम क्यों ये करेंगे? लेकिन हम यही कहेंगे कि सरकार समझे इस बात को कि हम उनका काम कर रहे हैं, और हमारी जो मांग है कि जो मान्यता की शर्तें हैं उसको लचीला किया जाए, सरल किया जाए। और 2-3 शर्तें मुख्य रूप से, एक तो ये कि ज़मीन का शर्त को किसी भी सूरत में उसको कम करना होगा। अब संभव ही नहीं है ज़मीन को बढ़ा पाना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए किसी का बिल्डिंग बन चुका है, तो आप उसको तोड़ के बनाना संभव नहीं है। हाँ, नए कंस्ट्रक्शन होंगे, उसको हम नए सिरे से बनाएंगे, हमको उसके लिए समय दिया जाए, ये चीज़ संभव है। और दूसरी एक और बात कहेंगे कि सरकार का जब ऐसा फरमान आता है तो हमको एक थोड़ा सा हंसी भी आता है। हंसी इसलिए आता है कि आप अभी 3 तलाक का मसला सुने होंगे। 3 तलाक का मसला आने के पहले जिन्होंने 3 तलाक दे दिया था, क्या उनकी शादी फिर से हो गई? क्या वो उनका घर फिर से बस गया? क्या उन्हें नए नियम के तहत पनिशमेंट मिल गया? नहीं मिला ना। तो जब RT संशोधित अधिनियम 2019 अभी आया है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो फिर 15 साल पहले, हाँ यही मैं कहना चाह रहा था कि 15 साल पहले से जो स्कूल संचालित है उसके ऊपर ये नियम आप क्यों थोप रहे हैं? जब उस वक्त जो था नियम, उसके तहत ही आप इसको मान्यता दे देते। और ऐसा बहुत सारे स्कूलों ने 2017 में मान्यता के लिए आवेदन किया था, और उसको ये दिया गया था आश्वासन, चूँकि उस समय डायरेक्टर के स्तर से होता था मान्यता, तो ऐसा दिया गया था बहुत सारे स्कूलों को कि आप आवेदन दीजिए, आपको दे दिया जाएगा। हम लोगों ने आवेदन किया था, सैकड़ों स्कूलों ने किया था। हमको लगता है 5800 स्कूल में तकरीबन 4000 स्कूल आवेदन किया होगा, और सभी स्कूलों ने जो आवेदन किया था उनको ठंडे बस्ते में डाल करके अब नए नियमावली से फिर से आवेदन की बात कही जा रही है, तो संभव तो नहीं है। कुछ चीज़ें और है जो हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का है। अभी जैसे कहती है कि सरकार नहीं, आपको रजिस्ट्री से के तौर पर आपको लीज एग्रीमेंट करना होगा। क्यों? आप जब बिजली का कनेक्शन देते हो किसी किराएदार को, तो वहाँ तो नहीं कहते हो कि आपका परमानेंट लीज एग्रीमेंट है कि टेम्प्रोरी लीज एग्रीमेंट है। वहाँ तो आप बिजली कनेक्शन दे देते हैं टेम्प्रोरी 11 महीना के लीज एग्रीमेंट के आधार पर। तो क्या आपका बिजली का कनेक्शन सरकारी योजना नहीं है क्या? तो उसी तरह से जब हम आपको अगर देते हैं नॉन जुडिशियल में एग्रीमेंट करा करके, तो आप हमें कहते हो कि नहीं, रजिस्ट्री से आपको एग्रीमेंट करा के देना होगा, और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लेबोरेटरी की बात करते हो, आप मुझे बताइए कितने आपके सरकारी स्कूलों में जो लेबोरेटरीज है उससे बच्चे लाभान्वित हैं? आप हमको उसका परिणाम दिखा दीजिए निकाल के। मतलब सारा नियम हम पर थोपिएगा, और जिसको आप संचालित करते हैं वहाँ पर कोई नियम नहीं चलेगा। नियम होते हुए भी वहाँ सब कुछ गौण हो जाएगा।
और हमारे लिए सारे नियम लागू होने चाहिए, तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लचीला बनाते हैं सरकारी स्कूल के लिए भी, सरल व्यवस्था बनाते हैं, तो हमारे लिए भी सरल व्यवस्था बनाना होगा। आप सरकारी स्कूलों को बुक्स देते हैं तो हम तो कहेंगे हमें भी बुक्स देना शुरू करिए। क्यों ये समस्या आएगा? सरकारी स्कूल के बच्चे नवोदय भरते हैं, हमारे बच्चों को आप रोक देते हैं, क्यों? ये आपके राज्य के नागरिक के बच्चे नहीं हैं, इस राज्य से बाहर के बच्चे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम कहें तो फिर आपको आपत्ति लग जाता है, और आप कहें तो हमको मानना पड़ेगा। बताइए, ये तो एक राज्य में 2 नियम कहाँ चलता है भाई? सरकारी स्कूल को मैंने 15 डिसमिल में, 20 डिसमिल में भी चला दीजिएगा, और आप हमको कहिएगा 1 एकड़ और 70 डिसमिल लाइए, कहाँ से लाएंगे? आपने हमें कोई संसाधन नहीं दिया, बिना संसाधन हम आपसे कभी मांगने नहीं गए, हम अपने संसाधन पर चला रहे हैं, हम अपने एफर्ट से चला रहे हैं, और हमारे पास अगर कोई पूंजी है तो वो अभिभावकों का विश्वास है, वही पूंजी के आधार पर चला रहे हैं। आपके पास वो सब कुछ संसाधन है, लेकिन आपका अभिभावक का पूंजी नहीं, अभिभावक का विश्वास नहीं है, आप जीतिए ना उसको, हमारा स्कूल यूँ ही बंद हो जाएगा।